Hello, boys. How are you? I hope you will fine. आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में, है ना। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। और आपका जो सवाल है, विचार है, कुछ जानना हो तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेशियो एनालिसिस, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात विश्लेषण, है ना। तो इसमें दो वर्ड है, एक है अनुपात और दूसरा है विश्लेषण, रेशियो और एनालिसिस। रेशियो मीन्स कि रेशियो इज एन एक्सप्रेशन, is an expression of the quantitative relationship. A ratio is an expression of the quantitative relationship between two numbers. यानी दो संख्याओं के आपसी परिमाणात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। यानी अनुपात के लिए दो संख्याओं का होना आवश्यक है। अनुपात में हम लोग दो सजातीय संख्याओं के बीच आपसी संबंध, आपस का रिलेशन मापते हैं, निर्धारित करते हैं। रेशियो के लिए दो संख्या का होना आवश्यक है, जिसमें से पहला संख्या को हम लोग न्यूमरेटर यानी अंश के रूप में और दूसरे संख्या को हर के रूप में रखते हैं, डिनोमिनेटर के रूप में रखते हैं। एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देकर अनुपात निकाला जाता है। और दूसरा क्या है? एनालिसिस यानी विश्लेषण। तो एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ टू नंबर्स। यानी दो संख्याओं के संख्यात्मक संबंध, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को एग्जामिन करने, जांच करने और उसका विश्लेषण, उसका व्याख्या करने, इंटरप्रिटेशन करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में दो या दो से अधिक संख्याओं के आपसी संबंधों का परीक्षण किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उसका डिस्कशन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। हेंस रेशियो एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। दो संख्याओं के आपसी संबंध को जांच करने, परखने, उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। चूंकि ये अनुपात विश्लेषण जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट पर आधारित है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग एनालिसिस करेंगे, है ना। यहाँ जो हम लोग एनालिसिस करेंगे रेशियो के आधार पर, तो वो फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। इसीलिए फिनेंशियल स्टेटमेंट पर आधारित जो हम लोग एनालिसिस करेंगे उसको हम लोग फिनेंशियल रेशियो एनालिसिस बोल सकते हैं, या उसको हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज बोल सकते हैं। यानी अकाउंटिंग रेशियो या वित्तीय अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो या फिनेंशियल रेशियो क्या है? तो रेशियो, द रेशियो बेस्ड ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट, द रेशियो बेस्ड ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड फिनेंशियल रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो। वित्तीय विवरण अर्थात बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आधारित अनुपात को
वित्तीय अनुपात या लेखांकन अनुपात कहा जाता है। तो हम लोग का जो मेन चैप्टर है वो है लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो। हम लोग का मेन चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग रेशियो। तो ये जो अकाउंटिंग रेशियो है बच्चे लोग, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियो इस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है। तो अकाउंटिंग रेशियो को एक्सप्रेस करने का, दर्शाने का, व्यक्त करने का मुख्य 3 तरीका है। There are 3 methods of expression of accounting ratios, है ना? एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। या एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज भी हम लोग लिख सकते हैं। रेशियो को व्यक्त करने का तरीका, अनुपात को व्यक्त करने का तरीका, है ना? एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, रेशियो को व्यक्त करना। तो अनुपात को व्यक्त करने का तरीका, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो को व्यक्त करने का, दर्शाने का, प्रेजेंट करने का 3 तरीका है मुख्य रूप से, पहला, दूसरा और तीसरा। अकाउंटिंग रेशियोज को दर्शाने का 3 तरीका है, जिसमें से पहला है, हम लोग अकाउंटिंग रेशियो को प्योर रेशियो के रूप में दर्शा सकते हैं या फिर फ्रैक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं, इन फ्रैक्शन। दूसरा हो गया परसेंटेज, है ना? परसेंटेज के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत के रूप में। और तीसरा हो गया गुना या दर, टाइम्स। टाइम्स के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं गुना या दर के रूप में। यानी अनुपात को मुख्य रूप से 3 प्रकार से दर्शाया जाता है, जिसमें से पहला प्योर रेशियो या फ्रैक्शन के रूप में, परसेंटेज के रूप में और गुना के रूप में, टाइम्स के रूप में। ये प्योर रेशियो मतलब कि इसमें 2 संख्याओं के बीच का जो संबंध है वो शुद्ध अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे सपोज मान लिए कि करेंट एसेट्स 10,000 है और करेंट लायबिलिटीज 5,000 है। तो ये करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के बीच का संबंध यदि हम लोग दर्शाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 बटे 5,000। क्या बोले सर? रेशियो। कि रेशियो 2 संख्याओं के बीच का आपसी परिमाणात्मक संबंध है। तो यहाँ करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के बीच का संबंध हम लोग निकाल रहे हैं। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के बीच का जो संबंध है उसको हम लोग बोलते हैं करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो बराबर होता है करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, ये 2/1। ये क्या है? फ्रैक्शन के रूप में भी है, या इसी को हम लोग दिखा देते हैं 2:1। ये हो गया प्योर रेशियो के रूप में, है ना? दूसरा क्या है? प्रतिशत के रूप में। ये जैसे 2:1 आया, किसी का 3:1 होगा, किसी का 3:2 होगा, है ना? तो ये इस तरह जो हम लोग अनुपात के रूप में दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्योर रेशियो के रूप में। और इसमें एक चीज ध्यान दिया जाता है बच्चे लोग कि ये जो हर वाला है पोजीशन, डिनोमिनेटर वाला, इसको हमेशा 1 पर फिक्स करने का प्रयास किया जाता है सामान्यतः। दूसरा क्या है? प्रतिशत के रूप में, है ना? हम लोग ये व्यक्त करने का तरीका बात कर रहे हैं कि अनुपात को हम लोग ये शुद्ध अनुपात के रूप में भी दर्शा सकते हैं, परसेंटेज के रूप में भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी संस्था का सेल्स,
है ना 50,000 है, और इस सेल्स पर उसको प्रॉफिट, इस सेल्स पर उसको प्रॉफिट 10,000 होता है, तो प्रॉफिट का कितना रेशियो हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो 10,000 इंटू 100 बटे 50,000 सेल्स पर, है ना। सेल्स पर प्रतिशत लाभ का कितना है, तो काट देंगे हम लोग, 0 0 कट गया, 1 0 कट गया, 20 5 6 100 यानी 20%। इसी चीज को हम लोग प्योर रेशियो के रूप में जब दर्शाएंगे तो क्या होगा कि 10,000 बटे 50,000, है ना, या काट दीजिएगा 1 बटे 5, क्या बोले कि नीचे वाला हमेशा 1 पर रहेगा, तो 5 एकम 5, या तो कटेगा नहीं, तो 5 दूनी 10, 0.2, है ना। ये 0.2 हो गया प्योर रेशियो के रूप में, 0.2:1, और परसेंटेज के रूप में हो गया 20%। तो एक ही चीज को हम लोग कई रूप में दर्शा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन चूंकि अकाउंटिंग में क्या है कि अकाउंटिंग में कुछ रेशियो को हम लोग प्योर रेशियो के रूप में लिखते हैं, कुछ रेशियो को परसेंटेज के रूप में लिखते हैं, और कुछ रेशियो को टाइम्स के रूप में लिखते हैं, ताकि विश्लेषण करने में, एनालिसिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो हम लोग 2 तरीका तो देख लिए प्योर रेशियो में, 2:1, 3:1, 3:2, 5:7, कुछ भी। उसी तरह परसेंटेज में देख लिए 20% निकला, किसी का हो सकता है 50% निकले, 70% निकले, 75% निकले, जितना निकलेगा वो होगा। टाइम्स के रूप में क्या करते हैं कि इसमें जो है 2 संख्याओं के संबंध को गुना के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, है ना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरह दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी संस्था का सपोज क्रेडिट सेल्स जो है 25,000 है, और डेटर 5,000 है, तो इस दोनों के संबंध, दोनों का जब संबंध निकालेंगे हम लोग कि क्रेडिट सेल्स के अकॉर्डिंग डेटर 5,000 है, तो दोनों के डेटर का टर्नओवर कितना है, तो उसका जो रेशियो निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। ये नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज डेटर होता है, बटे डेटर 5,000। इसको जब डिवाइड करिएगा तो 5 25 5, है ना, इसको जब काटिएगा आप तो 5 एकम 5, 5 25, 5/1। प्योर रेशियो के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे इसी चीज को तो कैसे लिखेंगे, 5:1। अगर टाइम्स में लिखेंगे इसको तो लिखेंगे 5 टाइम्स, क्या लिखेंगे इसको हम लोग 5 टाइम्स, यानी डेटर के अपेक्षा क्रेडिट सेल्स 5 गुना है। दोनों के बीच का संबंध बताया कि डेटर के अकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स कितना है, 5 टाइम्स है, 5 गुना है। इसको हम लोग प्योर रेशियो के रूप में भी दर्शाए, तो प्योर रेशियो के रूप में दर्शाए तो क्या हुआ 5:1। इसी चीज को अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहिएगा तो इसको जैसे 25,000 बटे 5,000 इंटू 100 कर दीजिए, वो परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग को उतना नहीं जाना है, मेन ये देख लेना है तीनों चीज कि प्योर रेशियो के रूप में किस तरह लिखना है, परसेंटेज के रूप में किस तरह दिखाना है, और गुना के रूप में किस तरह दिखाना है। तो ये तीनों बात तो हम लोग समझ गए कि रेशियो को व्यक्त करने का 3 तरीका है। चलिए अभी हम लोग अब नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो जितने भी बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ये बात समझ लीजिए, जान लीजिए कि स्पेशली जो +2 वाले स्टूडेंट हैं और जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, तो +2 वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही
आवश्यक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाकर, मन लगाकर समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, है ना, उस पर आधारित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। लेखांकन अनुपात के प्रकार। तो ये लेखांकन अनुपात मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये लेखांकन अनुपात मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसमें से पहला है लिक्विडिटी रेशियो। पहला है लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा है एक्टिविटी रेशियो। और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, है ना, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग रेशियो। ये लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग बोलते हैं हिंदी में तरलता अनुपात। सॉल्वेंसी रेशियो को बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात। और एक्टिविटी रेशियो को बोलते हैं क्रियाशीलता अनुपात। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को बोलते हैं हम लोग लाभदायकता अनुपात, है ना। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो, उसके बाद चौथा हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, ये लिक्विड शब्द है। लिक्विड मतलब तरल। लिक्विड का क्या मतलब है? तरल। उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, जिस शेप में जाता है उसी प्रकार का उसका साइज हो जाता है। तो यहाँ अकाउंटिंग सेंस में लिक्विडिटी का मतलब है कि हम लोग के पास जो करेंट एसेट्स है, उस करेंट एसेट्स को विदाउट लॉस कैश में हम लोग कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंट एसेट्स को विदाउट लॉस कैश में कन्वर्ट करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी। जिस करंट एसेट्स में विदाउट लॉस कैश में कन्वर्ट होने की क्षमता ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा लिक्विड माना जाता है। यानी लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्जन इनटू कैश में परिवर्तन करने की एबिलिटी, क्षमता। करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये चालू संपत्तियों से चालू दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी लिक्विडिटी रेशियो यह दर्शाएगा, या लिक्विडिटी रेशियो किसी संस्था की चालू दायित्वों को भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। लिक्विडिटी रेशियो shows the capacity of payment of current liabilities। करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने की क्षमता को दर्शाता है ये लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो किसी संस्था की चालू संपत्तियों से चालू दायित्वों को भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी हम सीधे बात करें
तो ये लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म अल्पकालीन ऋण पेमेंट करने की क्षमता को दर्शाता है। समझ गए। दूसरा जो है सॉल्वेंसी रेशियो, तो ये सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट करने की क्षमता को दर्शाता है। किसी संस्था के पास जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उस लॉन्ग टर्म डेब्ट को पेमेंट करने की क्षमता को दर्शाता है। कोई संस्था, फर्म, कंपनी अपने एसेट्स से लॉन्ग टर्म डेब्ट को पेमेंट करने की कितना क्षमता रखता है, उस क्षमता को ही बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी रेशियो किसी संस्था की डेब्ट पेमेंट कैपेसिटी को दर्शाता है। तीसरा है एक्टिविटी रेशियो। ये जो एक्टिविटी रेशियो है, क्रियाशीलता अनुपात, कि कोई संस्था अपने उपलब्ध रिसोर्सेस का, उपलब्ध संसाधनों का, उपलब्ध संपत्तियों का कितना बेटर, कितना सफिशिएंट, कितना एफिशिएंसी के साथ प्रयोग कर रहा है, उस एफिशिएंसी के क्षमता को दर्शाता है एक्टिविटी रेशियो। यानी ये एक्टिविटी रेशियो किसी संस्था की कार्य कुशलता को दर्शाता है, वर्किंग एफिशिएंसी को दर्शाता है। उसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसी संस्था की, किसी फर्म का, किसी कंपनी का लाभ कमाने की क्षमता को दर्शाता है। कोई कंपनी अब कितना लाभ कमाने की क्षमता है, वह लाभ कमाने की क्षमता को दर्शाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अभी हम लोग बात फिर से देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। यह अल्पकालीन शॉर्ट टर्म डेब्ट पेमेंट करने की क्षमता को दर्शाता है। सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म डेब्ट पेमेंट करने की क्षमता दर्शाता है। एक्टिविटी रेशियो वर्किंग एफिशिएंसी को दर्शाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है। ये जो मेन चार हेडिंग है, चार प्रकार है, इसके अंदर भी बहुत सारे अनुपात आते हैं, है ना। जैसे लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में मुख्य रूप से दो रेशियो आता है, जिसमें से पहला है करेंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। पहला क्या बोले सर? करेंट रेशियो और दूसरा बोले क्विक रेशियो। उसी तरह सॉल्वेंसी रेशियो में भी आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। उसी तरह इसमें सॉल्वेंसी रेशियो में चार पांच प्रकार है मुख्य रूप से। उसी तरह एक्टिविटी रेशियो में भी बहुत सारा आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी बहुत सारा आता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में जैसे कि आप बोले डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। उसी तरह एक्टिविटी रेशियो में आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड, डेब्ट कलेक्शन पीरियड, इस तरह का। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो इस तरह का सबके अंदर बहुत सारा अनुपात आता है, रेशियो आता है ना। तो आज हम लोग लिक्विडिटी रेशियो पर विशेष फोकस करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो हुआ, एक हो गया करेंट रेशियो और दूसरा हो गया क्विक रेशियो, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे अंतिम करेंट रेशियो के बारे में। तो करेंट रेशियो जो है, करेंट रेशियो ये करेंट रेशियो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालू अनुपात। करेंट रेशियो मतलब चालू अनुपात। ये करेंट रेशियो किसी संस्था की करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के बीच के संबंध को बताता है।
करेंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशन को दर्शाता है। यानी ये कार्यशील पूंजी अनुपात है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। करंट रेशियो किसी संस्था की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का संबंध दर्शाता है। इसे हम लोग कार्यशील पूंजी अनुपात भी बोलते हैं। तो नाम है करंट रेशियो। अगर हम लोग थोड़ा बेसिक पर बात करें, करंट रेशियो, तो हम लोग का फिनेंशियल एसेट्स में अगर आप चर्चा करिएगा तो करंट रेशियो में क्या आता है, यानी करंट शब्द में क्या आता है। एक समस्या और आता है बच्चे लोग कि बहुत सारे बच्चे का ये समस्या होता है कि सर हमको रेशियो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, ये वो बहुत तरह का समस्या है। तो आपको चिंता करने का जरूरी नहीं है, आप नाम पर फोकस करिए, वो नाम से ही आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है नाम, करंट रेशियो, है ना। तो ये सब जो अनुपात है आपको लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, ये दोनों प्रॉपर्ली बैलेंस शीट पर आधारित है। ये दोनों मुख्य रूप से बैलेंस शीट पर आधारित है। तो आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करिए आप बैलेंस शीट पर, कंपनी के बैलेंस शीट पर। तो कंपनी के बैलेंस शीट में करंट नाम से क्या क्या आता है, तो तुरंत बोलिएगा सर आपकी, सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का संबंध दर्शाता है करंट एसेट्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, यानी करंट रेशियो बराबर फॉर्मूला बन गया करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। अब जब हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमको कंटेंट्स दिया हुआ रहेगा, सूचना दिया हुआ रहेगा, उसमें से हम लोग को पकड़ना है, देखना है कि कौन कौन सा करंट एसेट्स है और कौन कौन सा करंट लायबिलिटीज है ना। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज सबका खोज के टोटल कर लेना है और उससे डिवाइड करके करंट रेशियो निकाल लेना है। तो अगर आप बात करिएगा कि सर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, तो हम बोलेंगे सर आपको बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें आप देख सकते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। चलो वो सब नहीं मालूम है तो जो बच्चे अभी हम ये वीडियो देख रहे हैं वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर फिनेंशियल स्टेटमेंट नाम से वीडियो होगा, आप उसको देखिए। वहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में संपूर्ण चर्चा किया गया है, आप उससे भी समझ सकते हैं। और हम यहाँ कुछ मुख्य रूप से लिख भी देते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। तो करंट एसेट्स में जैसे सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इसका ट्रेडिशनल परंपरागत नाम है स्टॉक। उसके बाद है ना डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल प्लस शॉर्ट टर्म loans and advance, stock plus debtor plus bills receivable plus short term loans and advance plus prepaid expense plus accrued income plus advance पेमेंट ऑफ टैक्स ETC। जनरली ये सब आता है आपको करंट एसेट्स में, ये सब मेन आइटम है ना। ये सब को देख लीजिए करंट एसेट्स में क्या क्या बोले, तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ये मुख्य आइटम है। इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स।
उसके अलावे मेन आइटम तो रह ही गया हम लोग का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना। सबसे मेन आइटम छूट गया, सबसे लिक्विड, सबसे क्विक छूट गया था। क्या क्या बोले? कैश इन हैंड, है ना, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आएगा हम लोग को करंट एसेट्स में। उसी तरह करंट लायबिलिटीज में, तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा मुख्य रूप से? तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस प्रोपोज्ड डिविडेंड प्लस आउटस्टैंडिंग डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस पीटीसी। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस प्रोपोज्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब आता है आपको मुख्य करंट लायबिलिटी। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि उस संस्था का करंट एसेट्स में क्या क्या है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, और उस दोनों के बीच का हम लोग रेशियो निकालेंगे, देखेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन प्रॉब्लम बना के देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। ये जो सूचना दिया हुआ है उससे हम लोग को करंट रेशियो निकालना है ना, करंट रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो इन्वेंट्री देखिए क्या है, करंट एसेट्स है। और क्या है? डेटर, ये करंट एसेट्स है। बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स है। एडवांस टैक्स, ये भी करंट एसेट्स है। उसके बाद कैश इन हैंड करंट एसेट्स है। क्रेडिटर्स, तो देखिए क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी करंट लायबिलिटीज है। तो हम लोग को ये जो मुख्य बात है वो ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब जो है करंट एसेट्स है मुख्य। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह वगैरह मुख्य आता है। तो इसमें ये जो हम लोग को थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये जो सूचना दिया गया है उसमें से हम लोग को छांटना है कि कौन कौन करंट एसेट्स है और कौन कौन करंट लायबिलिटीज है। हाँ, चलिए तो हम लोग को निकालना क्या है। मान लीजिए इधर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या निकालना है सॉल्व में? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए हम लोग फॉर्मूला फर्स्ट लिख लेंगे। रेशियो में दो स्टेप ध्यान दीजिएगा। पहले तो देखिए आप कौन सा रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग कि करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। ये पहला काम हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या करिएगा कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है उसको एक साथ कर लेना है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है उसको एक साथ कर लेना है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, इजीली चुटकी में निकल जाएगा। जैसे देखिए अब हम लोग करते हैं कि करंट एसेट्स में कौन कौन आएगा, है ना। तो करंट एसेट्स में देखिए कौन कौन है, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री प्लस बिल रिसीवेबल, है ना। उससे पहले है डेटर,
प्लस बिल रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स प्लस कैश इन हैंड, है ना, ये सब हो गया करेंट एसेट्स। जोड़ दीजिए सबका अमाउंट। इन्वेंट्री 50,000, है ना, देखिए यहाँ है इन्वेंट्री 50,000 प्लस डेटर 40,000 प्लस बिल रिसीवेबल 10,000 प्लस एडवांस टैक्स 4,000 प्लस कैश इन हैंड 30,000। तो जोड़ दीजिए सबको 50, 40, 90, 10, 100, 1 लाख और 4,000 और 30,000, 1,34,000। ये हो गया करेंट एसेट्स। इसी तरह हम लोग निकालेंगे करेंट लायबिलिटीज। तो देखिए करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या है यहाँ पर। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो आइटम्स आया है केवल उसी को लेना है, जो नहीं आया है उसके पीछे माथा नहीं लगाना। जैसे हम लोग देखे कि करेंट एसेट्स में बहुत सारा आइटम लिखे थे, लेकिन उसमें से जो यहाँ हमारा प्रॉब्लम में है सिर्फ उसी को लेना है, जो नहीं है उसके लिए माथा नहीं खराब करना है। उसी तरह करेंट लायबिलिटीज में यहाँ पर जो आइटम दिया हुआ है उसको लेना है। तो करेंट लायबिलिटीज में यहाँ 3 आइटम है, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो तीनों को जोड़ देंगे। करेंट लायबिलिटीज में आ गया पहला क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, 3 आइटम है तो तीनों को जोड़ देंगे। क्रेडिटर्स में है 60,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000। तो 60,000, 40,000, 1 लाख और 4,000, 1,04,000। ये हो गया हम लोग का करेंट लायबिलिटीज। अब क्या करना है हम लोग को, रेशियो निकालना, करेंट रेशियो। तो फिर से लिखेंगे कि करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। हेंस करेंट एसेट्स इक्वल टू 1,34,000 और करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,04,000। इसको लिख दीजिए और आराम से काट दीजिए, है ना। काटिए, ये 3 0 3 0 कट गया। 134 बटे 104, है ना, 134 बटे 104 हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं आप, तो 52 दूनी 104, है ना, 14 दूनी 12, 7 दूनी 14, 67 दूनी 104। तो प्योर रेशियो में ये करेंट रेशियो जो है, करेंट रेशियो प्योर रेशियो में दर्शाया जाता है। तो क्या करना है, नीचे वाला हमेशा 1 पर रखना है। तो 52 एकम 52, 52 से डिवाइड कर देंगे 67 को। 52 डिवाइड 52, ये 67 को 52 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यह आ जाएगा आपको 1.29, है ना। तो इसका रेशियो बन जाएगा 1.29:1। ये निकल गया हम लोग का करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का और एक बात ध्यान दीजिएगा कि करेंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वह है 2:1। किसी संस्था का यदि करेंट रेशियो 2:1 होता है, 2:1 निकलता है, तो वह आदर्श अनुपात माना जाता है, आइडियल रेशियो माना जाता है। किसी संस्था के लिए करेंट रेशियो 2:1 होना उसके लिए अच्छा संकेत है। ये 2:1 करेंट रेशियो का आदर्श अनुपात माना जाता है। तो करेंट रेशियो से संबंधित और भी प्रॉब्लम आप अपने बुक से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं 12th के प्लस ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, जिसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर है, मैनेजमेंट बुक है, मैनेजमेंट में भी अकाउंटिंग रेशियो नाम से चैप्टर है, उसमें भी आपका अगर करंट रेशियो से संबंधित जितना सवाल है आप सॉल्व करिए। 12th वाले स्टूडेंट भी करंट रेशियो से संबंधित जितना भी सवाल है आप सॉल्व करिए। आपका चैप्टर का नाम होगा रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो। आप उस चैप्टर में जाइए और इस तरह का जो भी समस्या है, करंट रेशियो से संबंधित जो भी सवाल है आप उसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, तो आप हमसे संपर्क करें। आप जो है कमेंट में लिखिए, हम उस पर आधारित आपको समस्या समाधान करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट कड़ी में लिक्विडिटी रेशियो और अदर्स के बारे में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।